चलें आज हम लोग ECCE के घटकों को बारी बारी से देखते हैं विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जानकारी परीक्षा के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम सबों ने जाना है कि जो ECCE के घटक हैं उसमें 4 घटकों को हम लोगों ने महत्वपूर्ण मानकर लिया है। तो 4 घटक कौन कौन से थे ये आपने यदि वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि स्वास्थ्य एवं पोषण ये हमारा पहला घटक था। भावनात्मक संबंध दूसरा घटक था। प्रारंभिक उद्दीपन तीसरा घटक था। और समुदाय एवं परिवार ये चौथा घटक था। तो आज हम सभी पहले घटक को विस्तार पूर्वक देखने की और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है ECCE के घटकों में। और बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है वो पहले घटक स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आवश्यक बातों को लिखा गया है, जो हम सबों को बिल्कुल याद रखना है और समझ लेना है। तो आइए क्या कुछ लिखा है बोर्ड पर, हम सभी चलते हैं वहाँ। ECCE के घटक और पहला घटक अति महत्वपूर्ण घटक है स्वास्थ्य एवं पोषण। और जो उपलब्ध कराई गई है हम सबों को पाठ्यक्रम की पुस्तक ECCE से संबंधित, उसमें क्या कुछ स्वास्थ्य एवं पोषण पर लिखा गया है उसे हम सभी एक बार देखते हैं। ECCE का यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कौन सा? स्वास्थ्य एवं पोषण। जीवन के आरंभिक वर्षों में बच्चे का स्वास्थ्य ही उसके संपूर्ण विकास का आधार होता है। कुपोषित बालकों का शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो हम समझते हैं और जानते हैं, पूर्व से भी जानते हैं और बताया भी जा रहा है कि बच्चे का स्वास्थ्य ही उसके संपूर्ण विकास का आधार होता है। कुपोषित जो बच्चे हैं उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों का शारीरिक कद एवं वजन उनके स्वास्थ्य का पहला परिचायक है। तो हम सभी समझ चुके हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य ही उसके संपूर्ण विकास का आधार होता है और शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही विकास अवरुद्ध कर देता है कुपोषण। तो कुपोषण से बच्चों को हम सबों को बचाना है। और बढ़ती उम्र के साथ बच्चों का शारीरिक कद और वजन किस ढंग से बढ़ रहा है वही उसके स्वस्थ होने का परिचायक होगा और वही हमारी मापनी होगी कि क्या बच्चों का शारीरिक कद और वजन सही ढंग से बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है तो बिल्कुल ही उनका विकास सही होगा, और यदि शारीरिक कद और वजन उस अनुरूप तय मानक के मुताबिक नहीं बढ़ रहे हैं तो बच्चा अस्वस्थ है और उसका विकास बाधित होगा। तो ये देख लें, एक तालिका दी गई है जिससे हम सभी ये पता कर सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं, बच्चा स्वस्थ है, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से इस तालिका के आधार पर यदि हम वजन और कद को मापते रहेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ इस तालिका में दिया हुआ है। इस दी हुई तालिका की सहायता से हम सामान्य रूप से बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। तो आयु, वजन जो किलोग्राम में हम लोग देख रहे हैं और कद सेंटीमीटर में देखेंगे। तो जन्म के समय बच्चे का जो वजन है वो 3.3 किलोग्राम और कद 50.5 सेंटीमीटर। 3 माह के होने पर बच्चे का वजन 6 किलोग्राम और कद 61.1 सेंटीमीटर।
6 माह के होने पर वज़न 7.8 किलोग्राम और लंबाई कहें, कद कहें, ऊंचाई कहें 67.8 सेंटीमीटर। 9 माह के होने पर 9.2 किलोग्राम वज़न होना चाहिए बच्चे का और उसकी हाइट, ऊंचाई, कद 72.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 वर्ष के होने पर 10.2 किलोग्राम वज़न हो जाना चाहिए और ऊंचाई 76.1 सेंटीमीटर। 2 वर्ष होने पर 12.3 किलोग्राम और कद 85.6 सेंटीमीटर। 3 वर्ष के होने पर 14.6 केजी वज़न और ऊंचाई 94.9 सेंटीमीटर। 4 वर्ष के होने पर 16.7 केजी और ऊंचाई 102.9 सेंटीमीटर। 5 वर्ष के होने पर 18.7 केजी वज़न और 109.9 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और 6 वर्ष जब बच्चा पूरा करे तो वज़न 20.7 केजी और ऊंचाई 116.1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि 6 वर्ष के बाद हमारे बच्चे विद्यालय में नामांकित करा दिए जाते हैं। तो एक स्वस्थ बालक को यदि हम आंकना चाहेंगे, आंकलन करना चाहेंगे तो उन्हें हम सभी वज़न और कद, जो वृद्धि दर है वज़न और कद का, उसके मुताबिक आंकेंगे और ये दिया हुआ जो आंकड़ा है, दी हुई जो तालिका है, इसमें उम्र अनुसार कद या ऊंचाई क्या होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में दिखाया गया है। तो देखें क्या है आगे लिखा गया कि दी गई इस तालिका में बढ़ती उम्र के साथ बच्चे के कद एवं वज़न का मानदंड उल्लिखित है। प्रायः बच्चे इसी स्वाभाविक वृद्धि दर से ही बढ़ते हैं। यदि ऐसा न हो तो विशेष रूप से उनके खान पान पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रायः बच्चों के अंदर कुपोषण के लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। आगे दी गई तालिका प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होने वाली प्रमुख बीमारियों को पहचानने एवं उनके निराकरण में हमारी सहायता कर सकती है। तो इस तरीके का एक जो तालिका है हम फिर से आपको बोर्ड पर प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि इसे भी हम सभी भलीभांति समझ पाएँ, जिसमें बच्चों के होने वाले जो सामान्य रोग हैं उनका नाम होगा, रोग के लक्षण होंगे, रोग का कारण होगा और उसका संभावित उपाय होगा। जो झलक हम लोग नीचे देख रहे हैं इसे हम लोग पुनः बोर्ड पर देखते हैं विस्तार से। तो यह तालिका हम सभी के लिए काम की होगी बीमारियों को पहचानने में। तो देखें रोग का नाम, रोग के लक्षण, रोग का कारण और संभावित उपाय। तो सबसे पहला रोग है क्वाशिओरकर। रोग का नाम है तो हमें तो याद रखना पड़ेगा सही उच्चारण के साथ, तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बार बार करके इसका उच्चारण सही कर लें। उच्चारण है क्वाशिओरकर और अंग्रेजी का स्पेलिंग भी दिया हुआ है तो उसे भी ध्यान में रखना है। तो इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं वो है एड़ियों एवं पेट में सूजन। बच्चों के एड़ियों में एवं पेट में सूजन दिखेगा, महसूस किया जाएगा। बच्चे को डायरिया की शिकायत रहेगी। उसके बालों और त्वचा का रंग मटमैला होगा। वज़न का बढ़ना बिल्कुल समयानुसार ना होकर बिल्कुल धीमा होगा और त्वचा में चकत्ते बनते होंगे। तो यदि ये लक्षण किसी बच्चे में है तो इसे समझा जाए कि उस बच्चे को क्वाशिओरकर की शिकायत है और हम सभी जानते हैं रेफरल सेवा के तहत हम इन्हें अस्पताल को भेज दें। और रोग का कारण है प्रोटीन की कमी और यदि इसका निदान करने की चेष्टा की जाए तो हम सबों को प्रोटीन युक्त सुपाच्य भोजन बच्चे को प्रदान करना चाहिए। आइए अगला
है शरीर क्षय। इसमें बच्चे को दूध नहीं पच रहा होता है, बच्चे को डायरिया की शिकायत रहती है, बालों तथा त्वचा का रंग मटमैला होता है, त्वचा सूखी सूखी होती है, सांस संबंधी परेशानी बच्चे को रहती है और बच्चे का हाथ पांव टेढ़ा दिखता है। तो ये शरीर क्षय नामक रोग से शिकार है बच्चा। इन लक्षणों को यदि हम पाते हैं किसी बच्चे में तो इसका जो सही इलाज है तो हम लोग बड़े अस्पताल की ओर रेफरल सेवा के तहत भेजेंगे। फ़िलहाल घर में अगर कुछ किया जा सकता है तो वो ये है कि चूँकि ये बीमारी का कारण प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन युक्त सुपाच्य भोजन देकर हम इस बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बच्चे को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले रोग का नाम है रिकेट्स। रोग के लक्षण बच्चों में दिखेंगे हम सबों को। हाथ पांव का टेढ़ा होना, दांतों का विलंब से आना या फिर आना तो टेढ़ा मेढ़ा निकलना, शरीर के कई हिस्सों जैसे पीठ, छाती आदि में टेढ़ापन आना। और इसके जो रिकेट्स है इसके कारण में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी पाई गई है। तो इसके निराकरण के लिए जो भी घर पे किया जा सकता है वह यह कुछ है कि दूध तथा अन्य विटामिन डी युक्त आहार जैसे पीली तथा हरी पत्तेदार सब्जी एवं फल का सेवन बच्चे को कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है वह है अनीमिया। हम सभी जानते हैं खून की कमी को अनीमिया के नाम से संबोधित किया जाता है और इसके जो पहचान के लिए लक्षण होंगे वो होंगे थकान तथा चिड़चिड़ाहट, त्वचा तथा आँखों का पीला पड़ना और हाँफना। और इसके जो कारण हैं वो कारण है लौह तत्व की कमी। तो लौह तत्व से भरपूर फल तथा सब्जी का सेवन कर इसे दूर किया जा सकता है। तो हम सबों ने देखा कि कुछ खास रोग जो बच्चों को लग जाते हैं जिसके कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है, बच्चे में कुपोषण आता है। तो इन्हें पहचान कर इसके सामान्य निराकरण हेतु माता पिता को सलाह देना हमारा कर्तव्य है। तो भली भांति इन्हें पहचानने का और कारण इनके और इनके संभावित उपायों को हम सभी याद कर लेंगे। ये सभी कुछ खास रोग थे जो बच्चों में प्रायः पाए जाते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। तो प्रायः इन बीमारियों की वजह से बच्चों का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त साफ सफाई तथा देखरेख की कमी से भी बच्चों को डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं और बच्चे का समग्र विकास बाधित होता है। ECCE के अंतर्गत ये याद रख लेना है, ECCE के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियों पर प्रकाश डाला जाता है। तो आज हम सबों ने ECCE के घटक के रूप में स्वास्थ्य एवं पोषण को विस्तार पूर्वक देखा। तो आज हम सबों ने ECCE के घटक के रूप में स्वास्थ्य एवं पोषण को विस्तार पूर्वक समझा है और इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं उसे हम सभी याद रख लेंगे क्योंकि ये हमारे कार्य के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से लिए बच्चों के हित में और समाज के हित में आवश्यक है। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करें और आने वाले सभी वीडियो की सूचना जैसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले उसे समय निकाल कर देख लिया करें ताकि एक बार कई वीडियो देखने का बोझ आपको ना पड़े और जो समझ में बात ना आप आए एक बार में
तो कई बार वीडियो देख पाएँ तो समय पर वीडियो देख लिया करें। ये बिल्कुल ही आपके लिए बहुत ही हितकर जानकारी है, जिसे हासिल कर आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगी इस क्षेत्र में। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले घटक के साथ अगले वीडियो।